पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था रिएक्शन विथ मेटल का, और बच्चों बहुत ही बेहतर तरीका से मैंने आपको बताया था। तो आप एक बार उसको एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, उस पर जो भी बेस्ट क्वेश्चन है आप उस क्वेश्चन को बना लीजिए, चाहे वो एक्सरसाइज का हो, इंटेक्स का हो, और चाहे वो एग्जाम्पल हो। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग अपना एनसीईआरटी के बुक को ओपन कर लीजिए, पेन और कॉपी निकाल लीजिए और हमारे साथ हेडिंग दीजिए रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स। तो हेडिंग दीजिए रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स। रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स। तो बच्चों तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स, यानी हेलो एरिन्स का रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। और उसमें जो बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स में, रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स में जो हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चे मैं यहां पर लिख देता हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? तो रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब जो मैं बोलने जा रहा हूं बच्चों बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे आप। हेलो एरिन्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों मैं आपको क्लियर कर दूं कि हेलो एरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं के बराबर होता है। ऐसा मत बोल देना आप कि नहीं होता है, होता है, नहीं के बराबर होता है। बहुत ही कम चांस होता है होने का, उसमें भी कुछ कंडीशन के साथ। तो अगर कोई अगर आपसे पूछता है कि क्या जिस प्रकार से हेलो अल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दिखा रहा था, क्या वैसे हेलो एरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा? आप बोलना नहीं। तो इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर ज्यादा रिएक्टिविटी की बात की जाए तो कौन होगा? हेलो अल्केन होगा, और कम रिएक्टिविटी कौन होगा? हेलो एरिन्स होगा। तो बच्चों अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलो अल्केन ज्यादा रिएक्टिव होता है और हेलो एरिन कम रिएक्टिव होता है, ऐसा क्यों सर? क्लियर है बच्चों? तो अगर कोई आपसे पूछता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलो एरिन्स मोर रिएक्टिव होगा या लेस रिएक्टिव होगा, तो बच्चों आप बोलना कि हेलो एरिन्स लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? तो हम यहां पे आपको लिख देता हूं यहां पे कि हेलो एरिन्स आर लेस reactive toward nucleophilic substitution reaction due to following रीजन। तो बच्चों मैंने क्या लिखा कि हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो एक बात तो श्योर हो गया कि हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स में ज्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन होगा, तो हेलो अल्केन होगा, और लेस रिएक्टिव कौन होगा, तो हेलो एरिन्स होगा, जिसके कई सारे रीजन हैं। क्लियर है बच्चों? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, हेलो अल्केन होगा, और कम रिएक्टिव कौन होगा, हेलो एरिन्स होगा। कोई पूछेगा क्यों, तो अब मैं आपको क्यों का मतलब बताऊंगा। तो पहले आप इसको फटाफट नोट करें और मैं बताऊंगा कि क्या रीजन है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलो अल्केन मोर रिएक्टिव होता है और हेलो एरिन्स लेस रिएक्टिव होता है। तो बच्चों फटाफट आप इसको नोट करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको करते हैं इरेज और बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्यों ऐसा होता है कि हेलो एरिन्स लेस रिएक्टिव होता है और हेलो अल्केन मोर रिएक्टिव होता है, जिसके कई रीजन है। तो सबसे पहले मैं रीजन नंबर 1 की बात करूंगा, और रीजन नंबर 1 जो है बच्चों वो है हाइब्रिडाइजेशन, जो आप लोग को थोड़ा बहुत तो मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में पढ़ाया है। वैसे आप लोग 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा। तो बच्चों रीजन नंबर फर्स्ट, आप लोग भी मेरे साथ हेडिंग देंगे। तो रीजन नंबर फर्स्ट जो है बच्चों वो है हाइब्रिडाइजेशन। क्या है बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों मैं आपके पास यहाँ पे 2 कंपाउंड रखूंगा, एक हेलो अल्केन का रखूंगा और एक हेलो एरिन्स का रखूंगा, और दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि क्यों हेलो अल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही आसानी से दिखाता है जबकि हेलो एरिन्स नहीं। तो मैं आपके पास एक हेलो अल्केन रखूंगा और आपके पास एक हेलो एरिन्स रखूंगा। तो ये देखो बच्चों, ये आपका क्या हो गया, ये जो बच्चों आपका हो गया, ये हो गया आपका क्या, हेलो एरिन्स। क्लियर है बच्चों? जो मैंने पढ़ा दिया फर्स्ट वाले लेक्चर में। और ये जो बच्चों है ये क्या है आपका, ये जो है बच्चों ये है आपका हेलो अल्केन। तो बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एरिन्स। अब बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं हेलो अल्केन। क्लियर है? अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है कि ये कंपाउंड क्या है, तो हेलो एरिन्स है, जिसको मैंने पहले वाले लेक्चर में बता दिया है, और ये हेलो अल्केन है। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप पहले फर्स्ट लेक्चर से शुरुआत करें, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही क्लियर से समझ में आएगा। क्लियर है बच्चों? चलो अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक कार्बन यहां है, इसमें एक कार्बन यहां है, इसमें एक कार्बन यहां है, यहां है, यहां है और यहां है बच्चों। क्लियर है? अगर मैं इस कार्बन की बात करूं जहां से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन बच्चों क्या होगा, sp2 होगा। क्यों होगा sp2? क्योंकि इसमें 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, इसलिए ये कार्बन क्या होगा, sp2 होगा। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं बच्चों, तो बताओ आप ये कार्बन क्या होगा, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, तो ये कार्बन क्या होगा, sp3 कार्बन होगा। क्लियर है बच्चों? अब आप बताओ, अगर मैं sp2 की बात करूं, तो sp2 कार्बन में s ऑर्बिटल 1 होता है और p ऑर्बिटल 2 होता है। तो अगर मैं इसका परसेंटेज की बात करूं, तो s ऑर्बिटल की जो परसेंटेज होगा वो 33.3% होगा। अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं तो 66.6% होगा। क्लियर है बच्चों? और अगर मैं sp3 में बात करूं, तो sp3 में s कैरेक्टर जो होगा वो 25% होगा, और अगर मैं p कैरेक्टर की बात करूं तो वो 75% होगा। क्लियर है बच्चों? अब बताओ, हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स में कार्बन, जिस कार्बन से हैलाइड जुड़ा हुआ है वो sp2 है, और इसमें जिस कार्बन से हैलाइड जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या है, sp3 है।
तो ये हेलो अल्केन हुआ, ये हेलो एरिन्स हुआ। तो बच्चों ध्यान दो, जो कार्बन sp2 है इसमें s कैरेक्टर कितना परसेंट है, 33.3% है, और जो कार्बन sp3 है उसमें s कैरेक्टर कितना है, 25% है। अब आप जानते हो कि s ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के बहुत ही करीब होता है। क्या होता है बच्चों, बहुत ही क्या होता है, करीब होता है। तो जिसका कैरेक्टर, जिसमें s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, वो न्यूक्लियस के उतने ही करीब होंगे, और जो न्यूक्लियस के जितने भी करीब होंगे वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही जल्दी क्या करेगा, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कहने का मतलब मेरा बच्चों ये है कि अगर आप sp2 की बात करो तो यहाँ पे s कैरेक्टर ज्यादा है, अगर आप sp3 की बात करो तो यहाँ पे s कैरेक्टर क्या है, कम है। क्लियर है? तो एक चीज श्योर हो गया कि यहाँ पर s कैरेक्टर ज्यादा है और यहाँ पर s कैरेक्टर क्या है, कम है। अब ज्यादा है इसका मतलब कि इस एटम का जो s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के बहुत ही करीब है, और जब बहुत ही करीब होगा तो इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, वो अपने ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जब ये छोटा हो जाएगा, अगर इस पर कोई न्यूक्लियोफिलिक आकर अगर अटैक करना चाहता है तो इम्पॉसिबल है, नहीं के बराबर। ऐसा मत बोल देना कि नहीं होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नहीं होगा, जो बताऊंगा भी आगे कि कैसे होगा। लेकिन अभी के लिए ये समझो कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो ये इस एटम का जो s ऑर्बिटल है इसके इलेक्ट्रॉन को इतना खींच लेता है कि ये बॉन्ड बहुत ही छोटा हो जाता है, जिससे दूसरे न्यूक्लियोफिलिक को, इस क्लोरीन को हटाना यहाँ से क्या होता है बच्चों, मुश्किल हो जाता है। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर नहीं के बराबर होता है। किसमें, हेलो एरिन्स में, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो s ऑर्बिटल तो यहां भी तो है, s ऑर्बिटल यहां भी है, ये भी न्यूक्लियस के करीब ही होगा, लेकिन जितना करीब ये होगा उतना करीब ये नहीं होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन का s ऑर्बिटल नहीं खींचेगा। तो इस कार्बन का s ऑर्बिटल इसके इलेक्ट्रॉन को बहुत खतरनाक खींचेगा, उतना खतरनाक से ये खींच नहीं पाएगा, जिसके वजह से इसका बॉन्ड उतना छोटा नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफिलिक आता है और आराम से इसको हटा देता है और वो क्या कर देता है, अटैक कर देता है। इसलिए हेलो अल्केन में बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान है और ज्यादा अच्छा से हो जाता है, जबकि हेलो एरिन्स में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्लियर है ना? ऐसा मत बोलना कि नहीं होता है, होता है। तो पहला रीजन हमने क्या दिया बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। इसका sp2 है, उसका sp3 है। sp2 होने के कारण s कैरेक्टर ज्यादा है, sp3 होने के कारण s कैरेक्टर कम है। ज्यादा s कैरेक्टर है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसका बॉन्ड छोटा हो जाएगा, तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं के बराबर होगा। यहाँ पर बच्चों sp3 है तो s कैरेक्टर 25% है, यानी इससे कम s कैरेक्टर है। कम s कैरेक्टर है तो कम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बॉन्ड उतना छोटा नहीं हो पाएगा, और उतना जब छोटा नहीं हो पाएगा तो आराम से कोई न्यूक्लियोफिलिक इस पे अटैक करेगा, इसको यहाँ से क्या कर देगा, हटा देगा। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही आसानी से हो जाता है। क्लियर है बच्चों? फटाफट आप नोट करें। मैं रीजन नंबर 2 की बात करता हूं। क्लियर है? चलिए, तो अब मैं रीजन नंबर 2 की बात करूंगा बच्चों। तो मैं इसको इरेज करता हूं। आप एक बार बच्चों एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, ये आपका एनसीईआरटी का ही हेडिंग था। तो बच्चों मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि एनसीईआरटी ही आपका सबसे बड़ा कंपटीशन का आधार है, ये बात आप बच्चों ध्यान रखना। तो जो भी मैं टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करता हूं, आप एक बार जरूर लेक्चर सुनने के बाद आप एक बार जरूर एनसीईआरटी को पढ़े और उस पर बेस्ट जो भी क्वेश्चन है आप उस सारा क्वेश्चन को बनाइए। क्लियर है बच्चों? तो अब मैं चलता हूं रीजन नंबर 2। क्या चीज का रीजन पढ़ रहे हैं हम लोग? रीजन यही पढ़ रहे हैं हम लोग कि हेलो एरिन्स क्यों लेस रिएक्टिव है। तो पहला हमने बता दिया हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों रिजोनेंस इफेक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? रिजोनेंस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बच्चों? रिजोनेंस इफेक्ट। अब देखिए ये रिजोनेंस इफेक्ट क्या कहता है बच्चों। तो मैं यहां पे आप लोगों को रिजोनेंस करके बताता हूं कि मेरे पास
एक हेलो एरिन्स है। क्या है बच्चों मेरे पास एक हेलो एरिन्स है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये कार्बन के sp2 है, तो इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन का s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत करीब होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये अपने तरफ खींचेगा। वैसे आप ये भी कर सकते हो कि किसी एटम पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो वो डोनर की तरह एक्ट करता है, जो रेजोनेंस में आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में। तो अब बताओ ये बच्चा अपना लॉन पेयर किसको दिया? इसको दिया। जब लॉन पेयर यहां पे आया होगा तो ध्यान से सुने आप और ध्यान से देखे, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ गया होगा और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब ये बॉन्ड यहां आया होगा तो इस कार्बन के पास 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है ना, और एक 5 बॉन्ड हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कर देगा, तो डबल बॉन्ड कर देगा तो पहले से डबल बॉन्ड इस कार्बन से वो जुड़ा हुआ है तो 2 2 4 5 ना हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो बॉन्ड है ये इस कार्बन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आ जाएगा, और जहां पर आएगा लेने वाला माइनस होगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्लियर है बच्चों? अब क्या होगा, मैंने आपको क्या बार पढ़ाया है कि केमिस्ट्री में अगर किसी एटम पे अगर चार्ज आ रहा है मतलब मुसीबत आ रहा है। अब ये कार्बन अपना ये इस इलेक्ट्रॉन को रख नहीं पाएगा तो ये दे देगा यहां पर, और फिर ये बॉन्ड यहां घसक जाएगा। तो जब ये यहां घसकेगा तो देखो आप होगा ये यहां पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और फिर लेने वाला कार्बन निगेटिव हो जाएगा। यहां पर पहले से डबल बॉन्ड था, यहां पर पहले से डबल बॉन्ड है क्लोरीन पर, ये लॉन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बच्चों? फिर वही कहानी स्टार्ट होगा, क्या कि ये जो नेगेटिव वाला है फिर ये यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन फिर यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब बच्चों ऐसे होगा तब यहां पर देख लो, यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहां पर पहले से डबल बॉन्ड था, यहां पहले से डबल बॉन्ड है, यहां पर लॉन पेयर और यहां पे पॉजिटिव चार्ज। फिर बच्चों फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहां पर जाएगा और ये फिर इधर चला जाएगा, तो फिर वही स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा जो आपने पहले ले रखा था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड क्लोरीन और ये लॉन पेयर। क्लियर है बच्चों? अब आप देखो गौर से बच्चों, फर्स्ट नहीं, यहां पर देखिए सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो बच्चों आप सेकेंड थर्ड और फोर्थ को देखो, आप सेकेंड थर्ड फोर्थ में कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर यहां पर अगर न्यूक्लियोफिलिक अगर अटैक करता है बच्चों, सेकेंड थर्ड और फोर्थ को देखें आप ध्यान से कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड। बच्चों तो इस तीनों स्ट्रक्चर में अगर न्यूक्लियोफिलिक अगर अटैक करेगा, तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। इसलिए बच्चों यहां पर न्यूक्लियोफिलिक नहीं के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं इस स्ट्रक्चर का, तो इसका डिस्कशन तो मैंने पहले ही कर दिया है हाइब्रिडाइजेशन में ही। इसका बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड इसलिए सेकेंड थर्ड और फोर्थ में मुश्किल क्यों है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या है बच्चों, मुश्किल है। तो इसीलिए यहां पर नहीं के बराबर होगा, और यहां और वहां तो सिंगल बॉन्ड ही है, लेकिन फिर भी यहां मुश्किल है, कारण कि यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होता है, छोटा हो जाता है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कार्बन sp2 है, इसका भी कार्बन sp2 है। वैसे तो सबका कार्बन sp2 है, तो sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन होने की वजह से यहाँ पर s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत करीब है, और बहुत करीब है तो इलेक्ट्रॉन को बहुत अपने ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे लेंथ छोटा हो जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो तोड़ना क्या होता है बच्चों, मुश्किल हो जाता है। क्लियर है ना? तो हेलो एरिन्स लेस रिएक्टिव है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके रीजन है हाइब्रिडाइजेशन और रिजोनेंस इफेक्ट। तो बच्चों मैं सीधा आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो अल्केन में बहुत अच्छा होता है, क्यों? कारण कि वहां पे sp3 कार्बन है और रिजोनेंस इफेक्ट को नहीं दिखाता है। और हेलो एरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं के बराबर होता है, बहुत लेस रिएक्टिव होता है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन sp2 होता है और यहाँ पर रिजोनेंस का इफेक्ट होता है। देखिए तीनों में डबल बॉन्ड हो गया तो यहाँ पर टूट नहीं सकता, तो कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं कर सकता। यहाँ पर लेंथ इतना छोटा है कि यहाँ पर वो तोड़ नहीं सकता। जबकि हेलो एल्केन में क्या था, आराम से लेंथ उतना छोटा नहीं था क्योंकि sp3 कार्बन था, s कैरेक्टर उतना ज्यादा नहीं था, लेंथ उतना कम नहीं था, ज्यादा लेंथ था, आराम से कोई न्यूक्लियोफिलिक आता था और अटैक कर देता था और आराम से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता था। क्लियर है बच्चों? तो दोनों में, तो अगर कोई पूछे आपसे कि दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है तो हेलो अल्केन है, और कम रिएक्टिव कौन है तो हेलो एरिन्स है। हेलो अल्केन ज्यादा रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि वहां पर sp3 कार्बन है और रिजोनेंस इफेक्ट नहीं होता, और यहाँ पर हेलो एरिन्स लेस रिएक्टिव ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कार्बन sp2 है और यहाँ पर कौन सा इफेक्ट चल रहा है, रिजोनेंस का इफेक्ट चल रहा है, इसलिए बच्चों क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप लोग इसको बढ़िया से देखें और एनसीईआरटी को पढ़े, उसका क्वेश्चन बनाएं, जो नहीं बने आप व्हाट्सएप पर सेंड करें, मैं आप तक आपके आंसर को पहुंचाऊंगा। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको बच्चों वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आप अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में आप इसको शेयर करें जो भी इस सिलेबस को पढ़ना चाहता हो।